लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश, कसूर, पाकपतन, कमालिया, सरगोदा, चीचावतनी, चिन्योट, विहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बास मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी हो गए। हैदराबाद में कल शाम होने वाली बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। बिजली के 150 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए थे। शहर में क्या सूरत हाल है, आगाह करेंगे काजी शकील। जी देखिए, कल हैदराबाद में कल शाम को तूफ़ानी बारिश हुई थी, जिसके बाद जो हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कई फुट पानी की खड़ा हो गया था। हैदराबाद सिटी और लतीफ़ाबाद के कई इलाके ऐसे भी हैं जिनके घरों में पानी दाखिल हो गया था और ये सूरत हाल रात गए तक जारी रही थी, जो पानी नहीं निकाला जा सका था। ताम सूरत हाल ये है कि हैदराबाद के कई इलाकों से बारिश का पानी निकाल लिया गया है। ताहम अब भी जो परेटाबाद, टंडो ठोडो, कलात मार्केट और लतीफ़ाबाद के नशेबी इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का पानी खड़ा हुआ है, जिसके से जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बात की जाए बिजली की तो जो बारिश के साथ ही हैदराबाद के 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए थे और तकरीबन पूरा शहर ही अंधेरे में डूब गया था। ताहम रात गए तक जो इसको काम का दावा है कि 140 के फीडर के करीब बहाल कर दिए गए थे। ताहम अब भी हैदराबाद शहर के कई इलाकों में बिजली दस्तयाब नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि अलर्ट जारी होने के बावजूद भी इंतजाम नहीं किए थे और इसको काम की कारकर्दगी भी सबके सामने आ गई है। तो कमाल शहर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की क्या सूरत हाल है, अमजद सईद से जानते हैं। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला सुबह के वक्त से ही जारी है। इस बारिश को 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। बारिश का ये सिलसिला अब भी जारी है। इस बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं कमालिया की मेन शाहराह जो कि मोटरवे M2 और M3 पर जाने के लिए गाड़ियाँ इसी सड़क का इस्तेमाल करती है। इससे 3 से 4 फुट तक पानी जमा है और काफ़ी गाड़ियाँ इस वक्त बंद भी हो चुकी हैं। और इसके अलावा कमालिया तहसील कचहरी और AC ऑफिस में भी पानी दाखिल हो चुका है। कचहरी में 3 से 4 फुट तक पानी जमा है। इसी तरह अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं तो कमालिया के इकबाल बाज़ार में 2 से 3 फुट तक पानी जमा है और दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, जिससे ताजरों का सामान भी काफ़ी हद तक ख़राब हुआ है। और इसी तरह शहर के दीगर इलाकों हाजी चौक, इस्लाम नगर, इस्लामपुरा समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। बारिश के बाद बिजली के फीडर ट्रिप होने से शहर भर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तर रही। ताहम अब महकमा मौसमियात के ज़राए का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर रात 12:20 पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर हुई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुरम्मती काम का आगाज़ कर दिया गया है। 36 घंटों में मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। हाफजाबाद और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम नहायत ही ठंडा और खुशगवार हो चुका है और शहरी इस सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद आगाह करेंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिज़ाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में रात से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं, दरख्तों और पौधों की हरियाली दिलकश मनाजर पेश कर रही है। इस वक्त भी यहाँ पर आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, जिससे शदीद गर्मी और हवस का जोर टूट चुका है। मौसम नहायत ही ठंडा, सुहाना और खुशगवार हो चुका है। बच्चे और नौजवान इस सुहाने मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से गैपको के कई फीडर ट्रिप कर चुके हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी,
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। शुगर मिल्स के साथ मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुक़र्रर करने पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है। वज़ारत ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत को धचका। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों में से एक UTJ ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। मजहबी तलबा को फ़ौजी खिदमात से मुस्तस्ना करार देने का कानून ना बनाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। UTJ का एक रुकन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुका था और अब दीगर 6 भी नेतन्याहू का साथ छोड़ गए हैं। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ एक नशिस्त की बरतरी रह गई। हुकूमत गिरने का खदशा इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर मंडलाने लगा। एक और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी शॉस पर सबकी निगाहें मरकूज हैं क्योंकि इंतहाई दाएं बाजू की मजहबी जमातें भर्ती बिल की मुखालिफत हैं और वज़ीर आज़म से अपना इत्तेहाद छोड़ने की धमकी देती रही हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर PTI ने कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। PTI ने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया है और अब एहतजाज के जरिए हुकूमत की इक्तिसादी बहाली की कोशिशों को सबूताज करना चाहती है। अगर ये पाकिस्तान के इमेज से खेलने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं देगी। फ़ौज से मुज़ाकरात की बात करके PTI उसे सियासत में मुलव्वस करना चाहती है। 14 अगस्त गालबन 2014 जब इन्होंने पहली दफ़ा लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त से लेकर मुसलसल ये एक मनफी सियासत के ज़ुमरे में या उस फॉर्मेट में अपनी सियासत कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेमौसम ऐलान है। अवाम की शायद उन्हें पजीराई नहीं मिलेगी। लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान चले, पाकिस्तान तरक्की करे। ये अडियाला जेल जाएं, ये जाके अपने बानी का गरेबान पकड़ें कि आप तो हमें करप्शन के खिलाफ दर्ज देते थे, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी डकैती के आप खुद मुजरिम निकले हैं। बार बार ये कहते हैं कि हम सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करेंगे, गोया कि आप फौज को दोबारा सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। उनका मकसद जमहूरियत नहीं है। उनके लिए तो आज भी वो चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। हुकूमत भी पुरअमन रहेगी जब तक तहरीक इंसाफ पुरअमन रहेगी, लेकिन अगर किसी वक्त तहरीक इंसाफ ने अवाम को उनके अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो फिर उनके साथ आनी हाथ से निपटा जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखकर कहा है कि 2 जुलाई 2025 को ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इसीलिए वो ना असम्बली इजलास में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही वोट डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई है। ख़त में कहा गया कि अदालतों में मुकदमात और ताख़ीर के बायस हलफ का अमल मुकम्मल ना हो सका। इससे कबल स्पीकर KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने की दरख्वास्त की गई थी। स्पीकर ने आगाह किया कि असम्बली का इजलास फिलहाल जारी नहीं है और वो इजलास तलब नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी सवाबदीद पर तलब करे। खत में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 105 में दर्ज है कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियां वज़ीर आला या कि काबीना की मुशावरत से अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट 27 मार्च 2024 के एक फैसले में अपनी राय दे चुकी है कि सूबाई हुकूमत तमाम जरूरी इक़दामात करे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने GNU न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इन्हें अभी तक वज़ीर आला की तरफ से असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाना है। इन अरकान ने सेनेट इलेक्शन में वोट डालना है। वज़ीर आला जल्द असम्बली इजलास की एडवाइस भेजें ताकि ये अरकान हल्फ उठा सकें। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने बानी की रिहाई के लिए सड़कों के बजाय अदालतों में कानूनी जंग लड़नी चाहिए। मुल्की एहतजाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। GNU न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का कहना था कि उनकी पार्टी को दीवार से लगाया गया है और इंसाफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद सड़कों पर आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
या हम सियासत छोड़ेंगे या फिर हम इमरान खान को रहा करवाएंगे। सिर्फ 90 दिन रह गए हैं आपके पास। जो सड़क के ऊपर धमाल डालना चाहते हैं, ये कानून की धमाल जो है, जिसके ज़रिए असल में उनको आज़ादी मिलनी है, क्योंकि वो सज़ा है, उसने सस्पेंड होना है, तो वो तरीक़ाकार जो उन्होंने अपनाना है, बेहतर और अफसल तरीका तो ये होगा कि ये कानून की जंग जो है वो कानूनी अदालत में लड़ें। पाकिस्तान की 99th परसेंटाइल के ऊपर जो लॉयर हैं, उनमें से 2 अहम तरीन लॉयर जो हैं वो पार्टी के सीनियर ओहदेदारान हैं। तो आप ये जंग जो है इसको अदालत में ले जाएं, ठीक है, कानूनी नुकात की बुनियाद पे आप जीतें। अगर वाकई कोई ऐसी मुल्कगीर मूवमेंट ये चलाने लगे हैं और चला सकते हैं जिसके बाद कानून ख़त्म हो जाएगा और एक दिन उस मूवमेंट की वजह से, वो एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब ने ही कहा था कि हम आ रहे हैं, हम जेल तोड़ के कैदियों को, आपको याद है? 90 दिन के बाद फ़र्ज़ करें इमरान खान रहा नहीं होते, फिर क्या करेंगे? आप जब किसी पार्टी को दीवार के साथ लगा देंगे और उसके तमाम रास्ते बंद कर देंगे, तमाम कानूनी रास्ते बंद कर देंगे, हज़ारों कारकुनों को आपने जेल में रखा हो, जब आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम सड़कों पे जाएंगे और हम हर मुमकिन एहतजाज करने की कोशिश करेंगे जिससे इमरान खान की और हमारे असीरान की, हमारी कैदियों की रिहाई मुमकिन हो। आप हमें कोई रास्ता देते, कहीं अदालतें अपना काम कर रही होती, कहीं से इंसाफ मिल रहा होता, कोई ज़मानतें हो रही होती, तो ठीक है, हम इस एक्सट्रीम स्टेप पे ना जाते। अब हम क्या करें? मरता क्या ना करता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ईरान एवेन्यू पर 2 हाथों और ग्लोब के मॉडल पर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तनकीद की गई, जिसके बाद सीडीए ने इस मॉडल को ईरान एवेन्यू से हटाने की हिदायत जारी कर दी हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने मॉडल्स पर शदीद तनकीद की और पूछा कि आखिर किसने इन मॉडल्स को नस्ब करने की इजाज़त दी है। सीडीए हुक्काम ने जियो न्यूज़ के रब्ता करने पर बताया कि सरकारी इदारे के इस मॉडल की तनसीब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मॉडल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी नस्ब कर रही थी। उमूमन पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरती के लिए मॉडल्स लगाने की इजाज़त दी जाती है, मगर उसके लिए मॉडल डिज़ाइन की मंजूरी लेना होती है। ये मॉडल बगैर सीडीए अथॉरिटी की मंजूरी के नस्ब किया गया है, जिस पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से कहा गया है कि उसे हटाए और अपनी सोसाइटी में नस्ब करे। लाहौर के इलाके मुल्तान चुंगी से मुल्हिका आबादी में सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। गंदे पानी से उछने वाले ताफुन में सांस लेना मुश्किल हो गया है। बच्चे मुख्तलिफ जल्दी अमराज का शिकार होने लगे हैं। बारिश के दिनों में सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाती है। रिपोर्ट करेंगी हिरा बतूल। ये है मुल्तान चुंगी से मुल्हिका आबादी जमील पार्क, जहां गटरों के गंदे पानी ने गलियों को गंदे नाले में बदल दिया है। मुकामी रहाशी कई महीनों से सख्त अजियत में मुब्तला हैं। बच्चे जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अजीज रिश्तेदारों ने इनके पास आना छोड़ दिया है। गंदे पानी से गुजर कर कौन आपके पास आएगा? हर महकमे में दरख्वास्त देकर देख ली, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 92 की जो है ना सीवरेज ब्रेकअप हो चुकी है और ये पानी के प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतना मच्छर है यहाँ पे कि रात को बंदा, इतनी गर्मी में कभी भी मच्छर नहीं हुआ, कभी भी मच्छर नहीं हुआ। स्कूल जाते हैं तब हमें बहुत मुश्किल होती है। मैं एक दफा गिर भी गई थी। जब मैं ट्यूशन जाती हूँ मैं गिर जाती हूँ, मुझे चोट बड़ी आती है। मुकामी रहाशियों का कहना है कि सीवरेज के पानी और बदबू की वजह से इनके लिए रोजमर्रा के कामों के सिलसिले में घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। किस तकलीफ में है कि हम अपने घर में जाना आना, हमारा कोई 100 राशन की चीजें लानी होती है, कुछ भी लाना होता है, कोई घर में नहीं भी होता, औरतें नहीं घर से निकल पा रही हैं कि उनके लिए चलना मुहाल है। सारी गलियां, सारी चक्कर लगा के देखो, सारा पानी गंदा है, सब उसमें सारे में पानी भरा पड़ा है। मस्जिद नहीं जा सकते। ये गटरों का पानी गैराज में आ रहा है और आप यकीन करें कि घर में बैठा नहीं जाता स्मेल की वजह से। खाना खाती हैं तो खाना नहीं खाया जाता। रहाशियों का कहना है कि साफ सुथरा माहौल हमारा बुनियादी हक है। आला हुकाम से मुतालबा है कि सीवरेज के मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम करें। कैमरामैन AR अदनान के साथ हिरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। लोअरदीर में 5 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें गली कूचों और नालों को साफ किया जा रहा है। लोअरदीर से एहसानुल्लाह शाकिर अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअरदीर में 5 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में तहसील बलामबट के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर गली कोचे और नाले जो है इनको साफ किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तिमरगरा अब्दुल अजीज़ साहब। इससे मजीद इस हवाले से जानते हैं। ये सूबाई हुकूमत के अहकाम की रोशनी में हमने इस खसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ किया है, जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा, क्योंकि ये मानसून सीज़न है तो उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें हमारी आवाम से अपील है कि जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, इसको TMA के डिजिग्नेटेड जो कूड़ादान है उसमें डाले। ये खुसूसी मुहिम जो है वो तहसील बलामबट के अलावा तहसील तिमरगरा और दीगर अर्बन एरियाज़ में भी इस मुहिम को चलाया जाएगा। इस खुसूसी मुहिम के दौरान जो बारिशें हैं उसी बारिशों से भी निपटने के लिए इस खुसूसी मुहिम जो है वो एक खुसूसी अहमियत भी रखता है। सरगोदा गिरदनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम इंतहाई खुशगवार बना दिया है। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर अपडेट करें। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। शदीद गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है, जिसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद गर्मी और हब्स की वजह से आम शहरी भी निढाल होकर रह गए थे। बारिश के बाद अगरचे बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, ताहम फेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली की बहाली के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। बारिशों की वजह से अगरचे बाज़ इलाकों में पानी जमा हो गया है, इसकी वजह से नशेबी इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम बारान रहमत है। जो माहिरीन ज़राअत का कहना है कि इस बारिश से जो है धान की फसल उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शदीद गर्मी और हबस की वजह से जहां आम बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि इस बारिश की वजह से उन बीमारियों का भी खात्मा हो जाएगा। जी, बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 45%, जबकि सेटलर्स की टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 501 वाक़यात में 133 एहलकारों समेत 257 अफराद जाँ बहक, जबकि 238 एहलकारों समेत 492 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बुसान के महकमे दाखिला के 1 जनवरी से 30 जून तक शशमाई अदादोशुमार के मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा नजर आया। सूबे में रवां साल 30 जून तक दहशतगर्दी के 501 वाक़यात रूनुमा हुए, जबकि गुज़श्ता साल 1 जनवरी से 30 जून तक 344 वाक़यात रूनुमा हुए थे। रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात गुज़श्ता साल की निस्बत 45.63% ज़्यादा हैं। रवां साल के पहले 6 माह के दौरान सेटलर्स गैर मकामी अफराद पर 14 हमले हुए, जिनमें 52 अफराद जान से गए, जबकि 11 ज़ख्मी हुए। 2024 के पहले 6 माह में सेटलर्स की टारगेट किलिंग के 7 वाक़यात में 22 अफराद जाँ बहक हुए थे। अदादोशुमार के मुताबिक बुल्सान में रवां साल बम, दस्ती बम, IED, बारूदी सुरंग धमाकों और रॉकेट फायर के मजमूई तौर पर 81 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 26 अफराद जाँ बहक जबकि 112 ज़ख्मी हुए। 6 माह के दौरान आम शहरियों पर हमले के 39 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक जबकि 29 ज़ख्मी हुए। 2025 के पहले 6 माह के दौरान ट्रेनों पर 2 हमलों में 29 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पोलियो वर्कर्स पर होने वाले एक हमले में 1 वर्कर जान से गया। मोबाइल फ़ोन टावर्स पर हमले के 9 वाक़यात में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। गुजरात में गुज़श्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गलियों और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। मज़ीद बताएंगे राजा रियाज अहमद रासिख। गुज़श्ता कई दिनों से बारिश का ये जो सिलसिला है, कभी हल्की और कभी तेज़, जो गुजरात शहर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में जारी है, जिससे मौसम तो बड़ा खुशगवार हो गया। इससे लोगों की जो बीमारियां हैं, डस्ट एलर्जी वाले और गर्मी की वजह से जो बीमार लोग थे उनको फाका हुआ है। और इस हिस्से में जो बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं, गलियों में बिलखसूस पानी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना है। ताहम MC के लोगों ने इस मौके पर अपने उस इलाके के जो पानी है वो फौरी तौर पर उसको निकालने की कोशिश की है और इससे काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है। इस बारिश से जहाँ पे लोगों के चेहरे खुश हैं, वहाँ पे दरख्त हैं वो भी बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जी, बहावल नगर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बारिश नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद शफीक से।
जी बिल्कुल, भावनगर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। खासतौर पर मिचनाबाद, हरुणाबाद, डूंगा बुंगा, भावनगर की शाहराएं और सड़कें जो हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो नमाजी हजरात हैं जब वो मस्जिदों को जाते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से मुख्तलिफ वाकयात में 3 बच्चे जाँ बाक हो गए हैं जबकि 12 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 की जानिब से शहरियों को हदायत भी जारी की जा रही हैं कि बारिश के बायस जो है वो करंट लगने के वाकयात बढ़ सकते हैं, इसलिए जो बिजली के खंभे हैं उनसे दूरी इख्तियार की जाए। जहां पर शहरी जो हैं वो बारिश के पानी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं पर ज़िलाई इंतजामिया की तरफ से भी मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। ताहम अभी तक जो है वो गलियों और शाहराहों पर पानी जमा है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी, पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की सरबराही में आला सतह के वफ़द ने मिस्र का दौरा किया और मिस्री वज़ीर ज़राअत से मुलाकात की। मिस्री वज़ीर ने वादा किया है कि पंजाब के ज़रई अफसरान की मिस्र में तरबियत का प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा और पंजाब में जदीद ज़रई फार्म्स के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद की जाएगी। पंजाब हुकूमत के वफ़द में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू शामिल थे। मिस्री वज़ीर ने मुलाकात में ज़रई तहकीक और लाइव स्टॉक के शोबों में मुकम्मल ताउन और मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। आशिक हुसैन करमानी ने मिस्री वज़ीर ज़राअत को पंजाब के दौरे की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। दुनिया भर में हुनरमंद नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है जो नौजवानों को रोज़गार, बाइज़्ज़त काम और कारोबार के लिए महारतें फराहम करने की अहमियत को तस्लीम करने के लिए मनाया जाता है। मगर जब बात हो आर्ट, डिज़ाइन, ऐसे दीगर शोबों की तो सवाल उठता है कि क्या जनरेट AI टेक्नोलॉजी तख्लीक कारी में इस्तेमाल होना चाहिए। तफसीला देखिए हिबा अहमद की रिपोर्ट में। तख्लीक, इजहार और जज्बात की ज़बान, यही कहलाता है आर्ट। मगर अब जदीद दौर में एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत को भी शामिल किया जा रहा है। जनरेटिव AI जैसे टूल्स नौजवान फनकारों के लिए नए रास्ते खोल रहा है, मगर सवाल ये है कि क्या ये सहूलत है या चैलेंज। AI को अगर हम सही से एनालाइज करें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो आर्टिफिशियल है और हम ओरिजिनल है, तो हमको उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और दूसरी चीज़ है वो इंटेलिजेंट है, ऑफ कोर्स वो इंटेलिजेंट है लेकिन क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिविटी सब हमारी है, तो क्रिएटिविटी अब क्या है कि अगर मुझे कोई स्किल मिल गया, अगर मेरी क्रिएटिविटी में अगर मुझे कोई स्किल मिल गई है, कोई जो मुझे थोड़ी सी आसानी किसी चीज़ की मिल गई, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए उसको, सब चीज़ों का। जनरेटिव AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ कई फनकार मानते हैं कि इसका मकसद आर्टिस्ट की महारतों को बेहतर करना है, लेकिन कई सवाल उठाते हैं कि अगर फ़न पारे से तख्लीकी काम ही निकाल दिया जाए तो क्या आर्टवर्क भी रहता है। हमारे पास अगर हमारी क्रिएटिव स्किल्स नहीं है तो फिर AI का भी क्या फ़ायदा। अगर हम टोटली उस पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर हमारी स्किल्स भी काम नहीं आएगी शायद। हमें कोई कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो हम AI से ले लेते हैं सजेशन कि हमें कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वो AI से ले लेते हैं। बाकी अगर कोई जनरेटेड पिक्चर्स नहीं लेते हम। थॉट आपकी होनी चाहिए, स्किल आपकी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप AI से हेल्प लेकर भी कुछ करते हैं तो भी जेन्युइननेस जो होती है वो रहती है। जिस तरह हम अपने हाथ से काम करके उसको इन्हेंस करते हैं या बहुत अच्छा करते हैं काम को, तो AI को तो जितना हुक्म मिलता है, जिस तरह उसको गाइडेंस मिलती है, वो उतना ही काम कर सकता है, लेकिन हम अपना ब्रेन यूज़ करके उसको और अच्छा और क्रिएटिव बना सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि AI का मकसद सीखने, समझने और तरबियत के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन इसका मुकम्मल इन्हिसार इंसान के सोचने समझने की सलाहियत पर मनफी असर डाल सकता है। कैमरामैन तला खान के साथ हिबा अहमद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि बांग्लादेश अपने मैदान पर मजबूत हरीफ साबित हो सकती है। कराची में कौमी क्रिकेट टीम के कैंप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अली आगा का कहना था कि मुस्तकबिल की सीरीज़ के लिए भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो किसी भी प्लेयर्स को किसी भी टाइम पे प्लेस कर सकें। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि ऐसी बेंच स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाए, और मुझे जो भी बॉलर्स जा रहे हैं उन पर भी फुली कॉन्फिडेंट है कि वो वहाँ जाकर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल सर, हमने 25 प्लेयर्स का पूल जो है ना वो हमने कोशिश किया, वो निकाला हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि वही 25 प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड खेलेंगे टिल वर्ल्ड कप। और उनमें बिल्कुल वो तीनों सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल उस पूल में ज़रूर हैं।
और जो है कि बाबर और रिजवान और फ़हीम के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी कि किस तरह से कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह टीम में फिट हो सकता है। तो वैसे ही वही बातें मैं भी दोहराऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, वो उसने बोल दिया, वही बातें सेम, हम दोनों एक ही पेज पे। लाहौर कलंदर्स ऑफ वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में 2 रोज़ा ट्रायल्स में हज़ारों लड़के लड़कियों ने शिरकत की, जिसके बाद सेलेक्टर्स ने बॉयज़ और गर्ल्स की टीमों का ऐलान कर दिया। हैदराबाद के पुलिस ग्राउंड में 2 रोजा ट्रायल्स के दौरान हजारों लड़के लड़कियों ने ट्रायल्स दिए। पहले रोज लड़कों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया तो दूसरे रोज लड़कियों ने भी बैटिंग और बॉलिंग में जौहर दिखाए। दूसरे और आखिरी रोज खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स के लिए ठट्टा, जामशोरो और कराची से भी लड़कियों ने हिस्सा लिया। किसी ने स्पिन बॉलिंग में अपनी महारत दिखाई तो किसी ने बैटिंग में। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, फातिमा सना से मुतासिर गर्ल्स प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मोहम्मद आमिर है और उन्हें ही देखकर मैंने शुरू की है बॉलिंग करना। मैं अकेली जाम शुरू से यहाँ आई हूँ, ट्रायल देने हैदराबाद पुलिस ग्राउंड में आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हूँ। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जिस तरह वो ट्रायल्स ले रहे, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे जिन्होंने यहाँ ट्रायल्स दिए और यहाँ बहुत ज़्यादा नया नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। ट्रायल्स के दूसरे और आखिरी रोज चीफ सिलेक्टर रियाज आफरीदी और वुमेन हेड कोच मरीना इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्टर्स की जानिब से मुंतखब किए जाने वाली बॉयज और गर्ल्स टीमों के नामों का ऐलान किया। यहाँ पे बहुत सा टैलेंट है जो हमने देखा और माशाल्लाह यहाँ पे ऐसे प्लेयर है कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह कम वक्त में अवेलेबल होंगे। कोई खुशाइन बात ये थी कि टैलेंट देखने में नज़र आया और काफ़ी अच्छा टैलेंट देखने को मिला आज। ऑब्वियसली बात है कि टीम जो है वो 15 की बनती है, कुछ रिजर्व्स भी हमारे पास हैं। जो सिलेक्ट हुए उनको गुड लक और जो नहीं हो पाए वो अपनी मेहनत जारी रखें। लाहौर कलंदर इंतजामिया का कहना था कि कराची और हैदराबाद की टीमों का ऐलान हो गया है। नवाबशाह, लाड़काना और सक्कर में ट्रायल्स के बाद वहाँ की टीमें भी मुंतखब की जाएंगी। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से हरा दिया। भारतीय टीम 193 रन के ताकुब में 170 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में भारत को फतह के लिए 193 रन का हदफ मिला था, जबकि आखिरी रोज भारत को कामयाबी के लिए मजीद 135 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार थी। भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 170 रन बनाकर आउट हो गई। ऑलराउंडर जडेजा ने काफ़ी मज़ामत की मगर भारत को शिकस्त से न बचा सके। उन्होंने 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। केएल राहुल ने 39 रन बनाए। उनके अलावा कोई और बैटर इंग्लिश बॉलर के सामने न टिक सका। भारत की दूसरी इनिंग्स में कप्तान बेन स्टोक ने 48 और जोफ्रा आर्चर ने 55 रन के एवज 3-3 विकेटें हासिल की। ब्रायडन कार्स ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। मैच में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 387 जबकि भारत ने भी पहली इनिंग्स में 387 रन स्कोर किए थे। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की टीम 192 रन बनाकर आउट हुई। 5 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई है। शोहरत और कामयाबी के ख्वाब सजाए शोबिस की दुनिया में कदम रखने वाली मॉडल और अदाकारा कंदील बलोच को 9 साल कबल आज ही के रोज़ कत्ल कर दिया गया था। मुल्तान से देखिए इमरान चौधरी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के पसमानदा तरीन इलाके शाह सदरुद्दीन में 1 मार्च 1990 को एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसने बड़े होकर कंदील बलोच के नाम और अपने बेबाक अंदाज के बाइस शोबिस इंडस्ट्री में खासी शोहरत हासिल की। कंदील बलोच ने 14 साल की उम्र में ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। 12 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जब उसे शोहरत मिली तो वो अपने ही भाई के हाथों गैरत के नाम पर मारी गई। कंदील बलोच ने एक टीवी शो में मुल्क के एक अहम तरीन सियासतदान के पाक पतन में एक पीर घराने से ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो उसकी मौत के बाद सच साबित हुआ। कंदील बलोच के अब्दुल कवी के साथ मुतनाज़ा टॉक शोज़ में गुफ्तगू और बेबाक सेल्फियाँ भी जहाँ उसकी शोहरत में मज़ीद इजाफा किया, वहीं उसकी मौत का एक सबब बने। कंदील बलोच ने अपनी मेहनत और कामयाबी से जो थोड़ी बहुत दौलत कमाई वो अपने माजूर वालिद, बुजुर्ग माँ की देखभाल और बेरोज़गार भाई वसीम को कारोबार करवाने में खर्च की। लेकिन इसे क्या पता था कि यही भाई उसकी ज़िंदगी की सांसें बंद कर देगा और वो वालदैन जिनको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए वो अपनी तमाम तर आमदनी खर्च कर रही है, एक दिन आएगा कि बेटे की मोहब्बत उसकी कुर्बानियों पर गालिब आ जाएगी। कंदील बलोच के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम भाई वसीम और मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 6 अफराद को मकतूला के वालदैन के माफ़ीनामे के बाइस जेल से रिहाई मिल गई। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।